ये एग्ज़ाम लीक सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ देता है। सेंटर्स की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मतलब लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए कैसे कोई बच्चा अंधेरे में बैठ के पेपर कैसे देगा। पारदर्शी कैसे कह सकते हैं? जैसे जो लीक हुआ वो तो चलो आ जा रहा है सामने, लेकिन क्या गारंटी है कि जो नहीं आया है, मतलब जिसकी हो गया है सिलेक्शन, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है, उनमें नहीं हुए हैं लीक। सिस्टम ग्लिच होते हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये सिस्टम है नहीं इनके पास, और दूसरी वही है कि पेपर लीक हो जाते हैं। अब जैसे जीडी वाले हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस वाले हो रहे थे तब आ रहा है। फिर ऊपर से इनकी 40-40 शिफ्ट होती हैं, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, वो 40-40 नंबर घट जाते हैं किसी शिफ्ट में, तो ये सब दिक्कतें हैं। पेपर मतलब बना नहीं पाते, 40 नंबर का फ़र्क हो जाता है, पेपर नहीं बना पा रही एजेंसियाँ। हाँ सर, हम सपने बेच करके बैंक बैलेंस बना रहे हैं, कोचिंग माफिया है स्वीकार करते हैं। टूटे हुए कांच की तरह से चकनाचूर हो गए हम, किसी को चुप ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए हम। एक जिंदगी बर्बाद हुई, एक परिवार बर्बाद हुआ, कई सपने टूटे, और शायद उस लड़की को देखकर आने वाले कई और नीट एस्पिरेंट्स हैं जो शायद कभी नीट में बैठने की सोचे भी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आपको इस वक्त स्क्रीन पे मेरे पीछे वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, और इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूँ। लेकिन इस क्लासरूम में मैं पढ़ने या पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं उस हकीकत से रूबरू होने आया हूँ जो इस वक्त इस देश को खोखला कर रही है। मैं उस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगने आया हूँ और उन बच्चों की बात रखने आया हूँ जो इस सिस्टम की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा भुगत रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के पैरामाउंट कोचिंग में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त इस कोचिंग के संचालक हिमांशु तिवारी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पे शिक्षक हैं, संचालक हैं, संचालन करते हैं इसका। और मेरे साथ इस वक्त कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अलग अलग कस्बों, अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँव से निकल कर लखनऊ में आते हैं ताकि वो अपना भविष्य गढ़ सकें। वो यहाँ आते हैं ताकि वो एक बेहतर भविष्य बना सके, अपने लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकें। उस रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं। ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं, जो एग्जामिनेशंस में इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, आखिर इसका प्रभाव इन बच्चों पर क्या पड़ता है। अभी 25 मई को एसएससी जीडी की परीक्षा थी। टेक्निकल ग्लिचेस, लैक ऑफ कंप्यूटर, लैक ऑफ सिस्टम, सीट्स की कमी की वजह से उस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। 31 मई को दोबारा परीक्षा कराई गई। नीट को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो हालात हैं आप देख ही सकते हैं, रीनीट होने वाला है। कई लोग इस पर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं, लेकिन हमारा मतलब राजनीति से नहीं है। हमारा मतलब इन बच्चों से है, इन बच्चों के भविष्य से है, और इस देश के सिस्टम से है, और इस देश के सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की है। तो हम इन बच्चों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ के शिक्षक, यहाँ के संचालक जो हैं उनसे ही बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सालों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो सिस्टम को करीब से देख रहे हैं। तो पहले हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, ये कहाँ से आए हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद भारती। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। लखनऊ के रहने जी वाले हैं। जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने सालों से? लगभग 2 साल हो चुके हैं अभी तैयारी करते करते। हाँ जी। चलिए, आपका नाम क्या है? सरस्वती। वापस बोलिए। सरस्वती। कहाँ से आई हैं आप? बलरामपुर ज़िले से। बलरामपुर ज़िले से। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी मैं हाल ही में आई हूँ। हाल में आई हैं। हाँ पहला एग्ज़ाम देंगी आप? जी। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रदीप्ति पटेल है। आपने कभी इसके पहले एग्ज़ाम दिया है? नहीं, मैंने भी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। अच्छा। कहाँ से हैं आप? हम हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। हरदोई से हैं आप। चलिए, इसके बाद मैं एक एक करके इनके पास जाऊंगा और इनका नाम पता सब पूछने की कोशिश करूंगा। आपसे ही शुरू करते हैं। आप हरदोई ज़िले से आती हैं, कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, और लड़कियों का अपना एक अलग स्ट्रगल होता है। उन्हें पहले परिवार से लड़ना पड़ता है, फिर समाज से लड़ना पड़ता है, और वहाँ से लड़कर जब वो इस क्लासरूम तक पहुँचती हैं तो वो इस बात से अनभिज्ञ अनजान रहती हैं कि उन्हें सामने एक सिस्टम से भी लड़ना है। एक छात्रा के तौर पर जब आप देखती हैं कि नीट जैसी परीक्षा, उसका पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान में कई पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी जीडी की परीक्षा होती है, उसमें इरेगुलरिटी होती है, वापस से परीक्षा देनी पड़ती है, एक छात्रा के तौर पर आपकी मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके दिमाग में क्या चलता है? डिमोटिवेट होते हैं आप? सर ये एग्ज़ाम लीक सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ देता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि
जो सरकार को मतलब इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। जैसे आप अभी कह रहे हैं आपने जस्ट प्रिपरेशन अभी शुरू की है, आप परीक्षा देने जाती हैं, परीक्षा देने से पहले भी छात्रों के ऊपर एक बहुत दबाव रहता है, अपने करियर का दबाव रहता है। उसके बाद जब वो परीक्षा देकर आते हैं उन्हें पता चलता है कि हम जो परीक्षा दे के आए थे पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा देना है, क्या क्या फील होता है उस वक्त? तो सर इससे आत्मविश्वास ही टूटता है। सिस्टम पे भरोसा डगमगाता है? जी सर। चलिए, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितना भरोसा है आपको इस देश की शिक्षा प्रणाली और इस देश के सिस्टम पर? सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, जब से ये पेपर लीक हम सुन रहे हैं हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, और हमने ये अभी नीट का पेपर लीक हुआ है और एसएससी जीडी का लीक हुआ है, तो सर हमारा मतलब भरोसा धीरे धीरे टूट ही रहा है कि आगे हम पेपर देंगे तब ये पेपर लीक अगर हो जाएगा तो तब हमारी स्थिति क्या होगी। हमारे पेरेंट्स हमें भेजते हैं एक भरोसे के साथ कि हम कुछ करेंगे, लेकिन जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम ही नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम तो यहाँ अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो सर हम उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे? उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है तो हम अपने परिवार वालों को अपनी काबिलियत पे भरोसा कैसे दिलाएंगे। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सोनम वर्मा है। मैं जटप्रवाडी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ आके वही 2-3 मंथ हुआ है, कोचिंग कर रही हूँ। आपने भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, इसके पहले कभी कोई परीक्षा दी थी आपने? जी, ग्रेजुएशन ही हुआ है, और उसके जस्ट वही 2-3 मंथ से यहाँ कोचिंग कर रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। भारत के एजुकेशन सिस्टम पर, और ख़ासकर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारियां होती हैं और ये जो सिस्टम है, इस पर आप क्या सोचती हैं, आपकी राय क्या है? सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि मतलब जब बच्चा स्कूल से, कोचिंग सेंटर से निकलता है तो उसका एक आत्मविश्वास होता है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा भविष्य मिलेगा और अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पेपर मतलब लीक होते जा रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। आप कहाँ से हैं? जिला जालौन। जालौन से हैं? हाँ। आपका नाम? प्रतीक्षा। आप क्या सोचती हैं इस पूरे सिस्टम को लेकर? हमको तो नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। पेपर हमेशा लीक हो रहे हैं, अभी जीडी का भी दिए हैं हम, वो भी लीक हो गया है, और अब यूपी पुलिस का देने जा रहे हैं। डर लग रहा है कि वो भी लीक ना हो जाए, हमारी मेहनत तो बेकार ही हो रही है ना सर। आपकी उम्र क्या है? 23। ये एक 23 साल की छात्रा हैं और इनका ये कहना है कि हमारा भरोसा टूटता जा रहा है। किस पर? सरकार पर, सिस्टम पर। और ये सिस्टम को ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस देश का एक 13 साल का युवा आपके ऊपर भरोसा खो रहा है तो ये विफलता किसकी है? आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। आप भी लखीमपुर खीरी से। आपका नाम? सिमरन सिंह। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? एसएससी पहली बार एग्ज़ाम देंगे कि पहले दिया है एग्ज़ाम? दिया है, सेल्फ स्टडी की है खुद से। अभी 4-4 मंथ से यहाँ पर कर रहे हैं स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी से रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। सोचा बाहर जाके पढ़ेंगे, लेकिन अब भी लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट निकलने नहीं वाला है। इसके पहले जब आपने एग्जामिनेशन दिया है उसका अनुभव कैसा रहा है, वो हमारे साथ थोड़ा साझा करिए। पहले एग्ज़ाम्स दिए थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो जितनी मेहनत कर सकते थे घर से उतनी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि फैमिली नहीं मानती थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि कह रही थी लड़कियां हैं, बाहर जाना, खुद अकेले रहना कैसे हैंडल होगा सब कुछ। फिर बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया है, बाहर आए हैं। अब बाहर आके भी लग रहा है कि घर वालों को तो मना लिया है, लेकिन जैसा सिस्टम चल रहा है लगता है कि घर जैसे जाएंगे तो घर वाले यही कहेंगे कि जितना बोल के गए तो कुछ तो हुआ नहीं है, पैसा वेस्ट हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, हार्डवर्क वेस्ट हुआ है। आप इसके लिए ज़िम्मेदार किसको मानती हैं? सरकार को ही मानेंगे ऑब्वियसली, कि कोई जो है स्टेप नहीं उठा रही है वो इसके खिलाफ़ अगर थोड़ा बहुत भी स्टेप उठा ले तो जितने होते हैं वो बच जाएंगे। बच्चे जो पेपर देकर आते हैं लीक होते हैं, उसकी वजह से कर लेते हैं बच्चे। वो उनका जो प्रेशर रहता है वो गले पे पड़ने से पहले माइंड पे पड़ जाता है, तो इस वजह से बच्चा सोचता है कि इससे अच्छा है कि सुसाइड कर लें तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कुछ स्टेप उठा लेगी सरकार तो शायद कुछ रिज़ल्ट आ जाए उसका।
अब इन्होंने जो बात कही उससे दो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। एक तो आज की तारीख में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज की तारीख है 5 जून, और आज ही सुबह खबर आई कि एक नीट एस्पिरेंट ने किया। क्यों? में ये लिखा था कि मैं दोबारा उस मेंटल प्रेशर को नहीं झेल सकती नीट में बैठने का, मैं दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिख सकती। एक ज़िंदगी बर्बाद हुई, एक परिवार बर्बाद हुआ, कई सपने टूटे, और शायद उस लड़की को देखकर आने वाले कई और नीट एस्पिरेंट्स हैं जो शायद कभी नीट में बैठने की सोचे भी ना। दूसरी, चूँकि ये लड़की हैं, ये घर वालों से लड़कर आई हैं, इनके ऊपर दोहरा प्रेशर है कि इन्हें एग्ज़ामिनेशन भी निकालना है, नहीं निकाल पाई तो जिस चीज़ को लेकर ये घर वालों से लड़कर यहाँ पर आई हैं वो भी पूरा नहीं होगा, इनके सपने भी पूरे नहीं होंगे, और शायद इनके बाद इनके गांव से कई और परिवार वाले अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे बाहर कि क्या ही फ़ायदा बेचकर, कुछ होना तो है नहीं। अब कुछ लड़कों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से। अयोध्या से हैं आप। आपका नाम? आदर्श सिंह। आप SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? जी। एग्ज़ाम दिया है इसके पहले? नहीं, ये मेरा जो एग्ज़ाम दूंगा वो मेरा पहला एग्ज़ाम होगा। अच्छा, पहला एग्ज़ाम होगा। क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीदें लेकर एक छात्र जो है वो अपने गृह जिले से बाहर निकल कर आता है कि तैयारी करेंगे, कुछ बड़ा करना है? बिल्कुल, जब भी हम कोई काम करते हैं उसका एक कारण होता है, और हम अपने एक पर्पज़ के साथ हम तैयारी करने आते हैं, और फिर जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम सालों साल तैयारी करते हैं और फिर हम एग्ज़ाम देने के लिए जब हमारा समय आता है फिर पेपर कैंसिल हो जाता है। ऐसे में हमारा साल, जो हम इतना साल इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा ईयर बर्बाद जाता है। साथ ही साथ फिर हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर आता है। और अगर हम कहें जो इससे हम अपना, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और अगर हम अपने प्रीवियस जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, अगर हम उसके चीज़ों का अगर हम पृष्ठभूमि उठाएं तो पता चलता है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन्हीं को ही एक तरीके से देखें तो विलन बनाकर पेश कर देते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तोड़ फोड़ मचाते हैं। आप उनकी मेंटल स्थिति है, क्योंकि वो सालों साल तैयारी करते हैं, फिर जब पेपर देने जाते हैं तो इतना दूर उनका सेंटर भेज दिया जाता है, फिर जब सेंटर भेज दिया जाता है तो वो एक रात प्लेटफॉर्म पे फिर भूखे जाते हैं, और जब पता चलता है कि अब पेपर ही कैंसिल है, वो नहीं दे सकते हैं, तो उनके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन उनका निकलना बनता है। और मैं मानता हूँ कि कमियाँ हर जगह हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सरकार अगर है तो 100% ही सारा चीज़ें रखे। मैं मानता हूँ कि कमियां हैं, लेकिन जब कोई कमियां हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कमियों को सुधारा नहीं जा सकता। उसे इम्प्रूव करे, उसे सुधारे, और शायद हमारा विश्वास सरकार पर है, क्योंकि हम अपनी बातें सरकार से ही कह सकते हैं, क्योंकि और जो भी हमारे प्रति हमारा जो भी हो रहा है उसके लिए मैं एक तरीके से सरकार को ही जिम्मेदार कह सकता हूँ, क्योंकि जब वो हमारे देश का करता धरता है, जब वही सारा कुछ करना धरना है, तो अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में कि, और अभी आपने सुना ही कि कितने लोगों ने मतलब कर लेते हैं, तो सरकार को क्या ऐसा लगता है कि ये खेल है? मैं चाहता हूँ कि इसके प्रति एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए जो जिनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, हम बच्चों के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है वो हमारे साथ अन्याय ना हो। हम जो पेपर देने जाएं तो हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारा विश्वास ना टूटे, वो कमियों को सुधार करके वो एक अच्छा बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर हमारा तो देखिए, हम ना किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, ना हम ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी। आप एक छात्र हैं और आप खुलकर अपनी बात सामने रखिए। ना मैं किसी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी मतलब कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो भी सरकार है मैं उससे यही कहता हूँ कि जो कमियाँ हैं उसे सुधार करके हम बच्चों के साथ जस्टिस करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए और हम जो पेपर देने। एक और बात, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपना जो सहयोग है, अपना समाज में सहयोग प्रदान करें, और एक मंच ढूंढते हैं। वो मंच हम अपनी सरकारी नौकरी को खोजते हैं, क्योंकि हम कोई बड़े परिवारों से नहीं आते हैं, हम एक छोटे परिवार से आते हैं, तो हम अपनी छोटी चीज़ें सोचते हैं कि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है कि हमारी चीज़ें अगर यहाँ नुकसान हो जाएंगी, चलो हम वहाँ से भरपाई कर लेंगे। हमने अपना समय दिया है, अपना यहाँ सब कुछ दिया है, अगर यहीं पे हमारा लॉस होता है, यहीं हमारा बेस कमज़ोर हो जाता है, तो फिर आगे हम अपने लिए क्या सोच सकते हैं? तो ये कंसर्न है छात्रों का, खासकर उन छात्रों के जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ऐसी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ उनके पास बहुत सारे साधन नहीं हैं। अब हम एक ऐसे छात्र से बात करेंगे जिन्होंने 25 तारीख वाला SSC GD का एग्ज़ाम दिया था। आप 25 तारीख को पेपर देने गए थे?
मैं 25 का नहीं, मैंने पहले दिया था, 7 तारीख को पेपर दिया था मैंने, और यहीं पर हुआ था हमारा पेपर। और मैं आपको बताऊं तो सेंटर्स की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मतलब लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए कैसे कोई बच्चा अंधेरे में बैठ के पेपर कैसे देगा, ना वहाँ पे कोई इन्विजिलेटर ऐसा है जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको बता सके कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएँ हैं क्या नहीं है। और एक बार पेपर एक मेरा हुआ था 2024 में, वो पेपर बनारस देने के लिए गया था। अब आप सोचिए खेत में बैठ के मतलब एक प्रॉपर खेत है, वो अगल बगल खेत है, वहाँ बीच में एक बना दिया हॉल, उसी में आप बैठिए। वहाँ पे लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करना नहीं मालूम है। मैं गया हूँ तब जाके मैंने बोला कि भाई साहब ये नीचे से ऑन होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी एजुकेशन सिस्टम की जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये मैं 2025 की बात बता रहा हूँ, पिछले साल की बात। अब आप खुद इस बात पर गौर करिए कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था 2047 तक विकसित भारत बनाने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ उस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के छात्र, उस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य जो हैं वो खेतों में एक कमरे में परीक्षा दे रहे हैं, और वहाँ इन्विजिलेटर जो मौजूद हैं उन्हें सिस्टम ऑन तक नहीं करना आ रहा है। तो हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या क्या कमियाँ हो रही हैं हमारे अंदर, इस पर सिस्टम को सोचने की आवश्यकता है। और आपका कोई अनुभव जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं? जी देखिए, जैसे अभी आपने विकसित भारत की बात करी ना, तो हमारे मोदी जी भी यही बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी विकसित भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप विकसित भारत? क्या होता है विकसित भारत का मतलब? जब तक इस देश का युवा, जब तक हम सब नहीं आगे बढ़ेंगे, हम नहीं विकसित होंगे तो देश कैसे विकसित होगा? बगल में ही देश है चाइना, देख लीजिए 21-21 साल 20-20 साल के लड़के रोबोट बना रहे हैं यहाँ पर। हमारे भारत में देख लीजिए, चले जाइए बाहर, अभी ये अलीगंज में कोई भजिया तल रहा होगा, कोई पकौड़े बना रहा होगा। ये है, इस तरीके से आप बनाएंगे विकसित भारत, ये होता है विकसित भारत का मतलब। तो थोड़ा सोचिए, जो कमी है उनको सुधारिए, सिस्टम को सुधारिए, और ना ये केवल हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, धरातल पे उतर के काम करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। ये वो सवाल हैं जिससे सिस्टम को जूझने की आवश्यकता है, जिससे सिस्टम को फेस करने की आवश्यकता है। इसके पहले कि हम और छात्रों के पास जाएं, हम जो पैरामाउंट कोचिंग के जो संचालक हैं हिमांशु तिवारी जी, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन बात करूँ उससे पहले मैं एक वाक़या अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अभी जब मैं इस कोचिंग में आया और मैं रिसेप्शन पे बैठा था, सर से बात कर रहा था, तो एक बड़ा ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक किसान का बेटा आया। उसने सर पे धूप से बचने के लिए गमछी बांधी हुई थी, और वो गेट पे खड़ा होके बड़े धीमे स्वर में सर से पूछता है कि सर यहाँ पार्ट टाइम नौकरी मिलेगी क्या? उससे जब बिठाया गया, उससे पूछा गया कि क्या करते हो, तो कहा मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ पे तैयारी करने आया हूँ, लेकिन मुझे अपने खर्चे निकालने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। ये स्थिति है इस वक्त देश की, ये स्थिति है इस वक्त छात्रों की, इस वक्त युवाओं की, जो खुद का प्रिपरेशन करने के लिए भी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे परिवार, ऐसी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं जो उनको दूर शहर में रख के पढ़ा पाए। सर, ऐसे वाक़ये, ऐसे किस्से कितनी बार आते हैं और कब कब आते हैं? सर, अगर जैसा किस्सा आपके सामने आया, मैं काउंसलिंग की फ्रंट डेस्क पे बैठता हूँ, और कोशिश ये रहती है कि बच्चों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। मैंने भी मास कॉम किया है। मुझे लगता है कि मास से जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ से आपके पास एग्जैक्ट डेटा या फिगर आपके पास आता है। सर, मैं पर डे 1 या 2 वाक्य ऐसे आते हैं जो बच्चे बताते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, उस कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे, 1, 2, 3 साल बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिस तरीके से लीक हो रहे हैं, या सरकार की जो क्रेडेंशियल्स थे पहले वो गायब होते चले जा रहे हैं। उसमें बच्चा कहता है कि सर कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लें, जिससे कि हम अपना डेली बेसिस का एक्सपेंसेस मीट आउट कर सकें। पर डे 1-2 लोग तो ऐसे आ ही जाते हैं। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे देखने वाले कि विदेशों में जो छात्र हैं वो 18 साल के बाद खुद की पढ़ाई खुद फंड करते हैं, खुद कमाते हैं, इस तरीके के भी तर्क आएंगे सामने। लेकिन परिस्थितियां अलग होती हैं। वहाँ उनके पास पार्ट टाइम जॉब कोई मिनिमल जॉब नहीं होता, वहाँ पे वो अच्छी खासी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इस तरीके के वाक़ये देखते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते कितना बुरा लगता है? सर, बहुत बुरा लगता है। गवर्नमेंट, जब हम अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, जब हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं, और आपने बोला कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन सर शायद फैक्ट करेक्ट कर दूं, अब हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं जाकर के। उसको कोई दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है। फैक्ट्स आते कहाँ से? डेटा सरकार मैनिपुलेट कर लेती है अपने अकॉर्डिंग। कागज़ों पर आसमान गुलाबी है, नज़ारे गुलाबी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है।
बिल्कुल सही कहा। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। चाइना की इकनॉमी देख लीजिए और इंडिया की इकनॉमी देख लीजिए, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा एटीट्यूड? नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जिस देश में गवर्नमेंट नौकरी देना ही नहीं चाहती हो और जो नौकरियां हैं उनको भी गवर्नमेंट सस्टेन ना कर पा रही हो, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जा करके। इसके लिए मैं आपको फैक्ट देता हूँ। एक फैक्ट है गवर्नमेंट का ही, 2014 से 2014 में टोटल नंबर ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ थे जाकर के 12 लाख, ये सरकार के आंकड़े हैं। और वर्तमान में बैंकों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 7.5 लाख। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था 2014 में, हम लोग भी खुश थे। 4.5 लाख वैकेंसीज़ कहाँ चली गई? 2014 में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या थी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे 1 करोड़ 76 लाख। एट प्रेजेंट में आप ही के आंकड़े कहते हैं जाकर के, प्रेजेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 1 करोड़ 38 लाख। आपने जॉब क्रिएशन की बात की थी, अब ये लगातार जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी इनरोल थे, जो वैकेंसीज़ खाली हो रही हैं, उस पर आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? इसके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब हमने आपको चुना था, इसलिए नहीं चुना था जाकर के कि 70 साल पहले क्या हुआ था। 70 साल की गलतियों से देश के युवाओं ने सीखा। आपने जो सपने दिखाए, उस सपनों को साकार करने के लिए हम आपके साथ में आए जा कर के। फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है? तंत्र में बैठे कुछ बाबू कहते हैं कि छात्रों को सरकारी नौकरी का मोह छोड़ देना चाहिए, सरकारी नौकरी जो है वो देश के ऊपर लायबिलिटी है, कोई एसेट नहीं है। ऐसे जब तर्क आते हैं तो उन तर्कों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी जो हैं वो देश को लायबिलिटी हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के IAS PCS जिन्होंने इस देश को गढ़ा, संवारा, सजाया, जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ कर के आए थे, उनके बारे में आप क्या कहोगे? जब हम लोग भुखमरी की कगार पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करना था, तब भी तो इस देश का युवा ही होगा। उस समय का जो IAS PCS अधिकारी 40 साल 45 साल का होगा, आप उसको लायबिलिटी बता रहे हो। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो सरकार के साथ जुड़ करके सरकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस देश को गढ़ सकता है, संवार सकता है, सजा सकता है, उसको आप एक समय के बाद बोल रहे हो कि लायबिलिटी है। हमने माना लायबिलिटी है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जब आप देखते हैं कि रीनीट कराने के लिए पेपर्स प्रिंट होंगे, आर्मी हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, फिर आर्मी की अब एयरफोर्स उसे अपलिफ्ट करेगी, सारे सेंटर से पहुंचाएगी, इस तरीके का जब एक मुकाम आ जाता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है और किसका फेलियर है? इसमें सरकार को क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जा कर के, जिनके ऊपर एग्जीक्यूट करने की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एथेंटिकेट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छी बात है, सच में मुझे एक लाइन याद आती है। किसी ने मुझसे कहा था, मैं दिन क्लास में 2 मिनट लेट पढ़ाने पहुंचा, वहाँ के बच्चे क्लास छोड़ कर चले गए। उन्होंने कहा कि सर आप क्लास में 2 मिनट लेट गए थे, इसलिए बच्चे शायद लेट चले गए। कभी आपने सोचा है इस देश में अगर सेना ना हो और सेना अगर युद्ध के समय 2 मिनट अगर लेट पहुंचे तो देश की भौगोलिक अवस्था, जोग्राफिकल कंडीशन क्या होगी? ये बताता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो करप्ट है। जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस कुछ लोग हैं जहाँ पे पावर और मनी का नेक्सस है, उनके ऊपर सरकार को भरोसा नहीं। सरकार जानती है कि हमारे आस्तीन के सांप हैं। और सच में सेना को सलाम है कि उसने क्रेडेंशियल प्रूफ किए कि आज भी हमारे अंदर क्षमता है। आप हमें देश के किसी भी मोर्चे पर खड़ा कर दीजिए, सेना का एक जवान इतना ईमानदार है कि वो चंद रुपयों के आगे बिक नहीं सकता, जहाँ पे चंद रुपयों के आगे इस देश में सरकारी चपरासी बिक जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो मल्टीपल टाइम्स SSC की एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जो इस सिस्टम को अब बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे, जिनके अपने अनुभव होंगे। हमारे साथ ही एक ऐसे छात्र मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुजीत वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं बस्ती से हूँ। बस्ती से हैं। कितनी बार परीक्षा दी आपने SSC की? SSC के मैं 2 मेन दे चुका हूँ और प्री लगभग 7 प्री हो चुके हैं। ये आजकल जो खबरें आ रही हैं कि परीक्षा में इरेगुलरिटीज़ होना, पेपर लीक हो जाना, सिस्टम फेलियर, टेक्निकल ग्लिच, कंप्यूटर्स की कमी, सीट्स की कमी, अरेंजमेंट्स की कमी, मनोबल टूटता है इससे? बिल्कुल टूटता है। अभी जैसे SI का पेपर हुआ, इसकी कटाप 92 में गई है परसेंटाइल। उसके बाद अभी मतलब वो मेन कटाप नहीं है, उसके बाद अभी दौड़ने के लिए बुलाएं बच्चों को, तो टूटता है कि इतना कटाप कैसे जा सकती है।
यूपी सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है कि पिछले 9 सालों में हमने लाखों जो सरकारी नौकरियां दी हैं और बड़े पारदर्शी तरीके से दी हैं, जो पहले यूपी में नहीं होता था। पारदर्शी कैसे कह सकते हैं? जैसे जो लीक हुआ वो तो चलो आ जा रहा है सामने, लेकिन क्या गारंटी है कि जो नहीं आया है, मतलब जिसकी हो गया है सिलेक्शन, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है, उनमें नहीं हुए हैं लीक, इसकी क्या गारंटी है? क्या कुछ ऐसे सुधार हैं जो आप इस शिक्षा प्रणाली में या फिर इस परीक्षा प्रणाली में देखना चाहते हैं एक छात्र के तौर पर, और ये आप किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर? सरकार की है अकाउंटेबिलिटी। और सुधार कौन से देखना चाहते हैं आप? सुधार यही, पेपर लीक ना हो, टाइम से पेपर हो, टेक्निकल ग्लिच ना हो। एक तो इनका ये टेक्निकल ग्लिच वाला आ गया, हर पेपर में होता है। आप कैसी पृष्ठभूमि से आते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए हमें। मैं तो जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, तो वही गरीब ही कह सकती हैं। कितना मुश्किल होता है हर बार असफलता झेलना और फिर से खुद को मोटिवेट करना कि नहीं अभी जाना है, और जब इस परिस्थिति में पेपर लीक्स, इरेगुलरिटीज़ की खबरें देखते हैं तो कितना तनाव बढ़ता है? बहुत ज़्यादा, एकदम मनोबल टूट जाता है, क्योंकि जब फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है तैयारी करने का और एग्ज़ाम देने का। आपने भी पेपर दिया है, आपका नाम? शुभम मिश्रा। कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से। लखनऊ से हैं। कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं आप अभी तक? अभी 2 बार दिए। 2 बार दिए हैं। क्या कुछ आपके अनुभव रहे हैं, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कमियां आप देखते हैं सिस्टम में जिसको बदलने की आवश्यकता है? सिस्टम ग्लिच होते हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये सिस्टम है नहीं इनके पास, और दूसरी वही है कि पेपर लीक हो जाते हैं। अब जैसे जीडी वाले हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस वाले हो रहे थे तब आ रहा है, फिर ऊपर से इनकी 40-40 शिफ्ट होती हैं, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, वो 40-40 नंबर घट जाते हैं किसी शिफ्ट में, तो ये सब दिक्कतें हैं। आप पेपर मतलब बना नहीं पाते, 40 नंबर का फ़र्क हो जाता है, पेपर नहीं बना पा रही एजेंसियाँ। अच्छा, ये जो अभी नीट का पूरा प्रकरण हुआ, 2024 में भी हुआ था, फिर 26 में वापस से अब री-नीट हो रहा है, उम्मीद टूटती है, सिस्टम भरोसा टूटता है सिस्टम से? बिल्कुल टूटता है, क्योंकि हम नहीं, चलो अभी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि 10-12 हम परसों देख रहे थे कि 10-12 मतलब स्टूडेंट अपनी, तो ये तो बिल्कुल टूटता है, क्योंकि अब एक बार पढ़ कर गए दोबारा ज़रूरी थोड़ी वो सही हो जाएगा तुम्हारा। एक बार सही करके आए, बड़ी मुश्किल से सही होता है, फिर दोबारा वो फिर से होना है, तो दोबारा थोड़ी ज़रूरी है कि वो सही होगा, तो पूरा साल ख़राब हो जाएगा ना ये। अच्छा, अब मैं एक दूसरे पड़ाव की तरफ चलना चाहता हूँ। आप लोग सब कोचिंग में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आजकल एक टर्म चला है, हर कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है, कोचिंग माफिया। तो आप लोग कोचिंग माफिया को पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। आप इस तर्क को कैसे देखते हैं? वही है कि अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी कहे तो दूसरे को पे डाल दो, यही है। आजकल तो कहा जा रहा है कि भाई ये टीचर जो हैं, एजुकेटर जो हैं, ये अपना नाम और फेम कमाने के चक्कर में छात्रों को सपने बेच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर टीचर होता तो टीचर कितने रुपए लेता है एक लड़के से? वो केवल पढ़ाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वो मतलब इतनी फीस लेता है जितना उनका काम चल जाए। लड़कों का, लड़के जितने हैं सब पढ़ने वाले, मतलब ज़्यादा उनका कुछ हाई फाई है नहीं कि बैकग्राउंड जो और काम दूसरा कर लेंगे जाके। उनके पास एक ही रास्ता लड़कों के पास कि उनको पढ़ना है, टीचर के पास भी एक ही रास्ता कि उनको पढ़ाना है, तो वो माफिया बन के क्या ही कर लेंगे। चलिए, कोचिंग माफिया वाले सवाल पे हम सर से ही बात करते हैं। आप लोग पे आरोप लग रहा है, आप लोग आजकल कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग माफिया चला रहे हैं आप लोग बच्चों को सपना बेच रहे हैं, सपने बेचकर जो है आप लोग अपना बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। हाँ सर, हम सपने बेच करके बैंक बैलेंस बना रहे हैं, कोचिंग माफिया है, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब ये पेपर लीक होता है तभी सरकार की नज़रों में क्यों आता है कोचिंग माफिया? आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए। कोविड के समय, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोविड के समय हम लोगों ने कैंपेन चलाया, नो स्कूल नो फीस। कितने स्कूल ने कोविड के समय बच्चों की फ़ीस को माफ़ कर दिया? और जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिनको गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम फंड करती है जा करके, उसमें पैसा किसका लगा हुआ है? पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, या कोचिंग माफियाओं का? आपने नेक्सस बनने क्यों दिया? मैं तो आज कहता हूँ, जो आपके नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं करता, आप उसको बिल्कुल उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करिए। अगर कोचिंग माफिया हैं तो इसमें बनाने में आपका योगदान है। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है। आप पॉलिसी लाइए ना यूट्यूब के लिए कि आप फेक एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। एक संस्थान, भारत का सबसे बड़ा संस्थान
जो एथिक्स पढ़ाता है सिविल एग्जामिनेशंस में, अच्छे सिलेक्शंस देता है नहीं देता मुझे नहीं पता, वो फेक एडवर्टीजमेंट करता है, उसके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगती है, उसके बाद फिर वो फेक एडवर्टीजमेंट देता है, फिर पेनल्टी लगती है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का 1 करोड़ का साल का टर्नओवर है, मैं एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, उनके लिए 5 लाख रुपए कौन सी बहुत बड़ी बात है? आप क्यों नहीं पॉलिसीज़ बनाते हैं इसके लिए? जब पेपर आउट होता है तभी आप क्यों कोचिंग माफिया आपको याद आते हैं? क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक है, आपको अपने लूप होल्स को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको ब्यूरोक्रेट्स और जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनके लिए आपको पनिशमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। आप कार चोरी करोगे तो वही सज़ा जो सज़ा पेपर लीक करने पे, आप क्यों नहीं फांसी की सज़ा डिसाइड करते हो? आप फांसी दीजिए ना। एक बार जो पेपर आउट करा रहा है उसको एक व्यक्ति अगर फांसी हो जाती है ना, पूरा सिस्टम अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। हम जापान से बात करते हैं। जापान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एथिक्स के, नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे दिया। हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? हम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम आपसे कहते हैं, एक लाइन किसी ने बहुत अच्छी कही है जा करके, जो बच्चे है ना उनका आप ये पक्ष सिर्फ ये देखते हो कि गरीब का बच्चा उसे सुसाइड कर ली, लेकिन कभी आपने सोचा है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीपी की हो, यूपीएसआई की हो, एसएससी की हो या आईएएस पीसीएस नीट की हो, वो बच्चे कहते हैं टूटे हुए कांच की तरह से चकनाचूर हो गए हम, किसी को चुभ ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए हम। क्यों नहीं सरकार सोचती है? उन बच्चों की मनोस्थिति आपने समझी है जिनके माँ बाप, जिनके पेरेंट्स की एवरेज सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये सालाना है, वो कैसे अफोर्ड करते हैं जाकर के 4-4, 5-5 लाख रुपए एक साल का बच्चे को पढ़ाने के लिए? हम तो कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है? जब हमने आपको चुना था तो हमारे पास बहुत सुनहरे सपने थे, उन सपनों को आपने धरातल पे क्यों नहीं उतारा? हम इसमें एक लाइन बोलना चाहते हैं। इसमें किसी ने कहा है जा करके, बहुत अच्छी लाइन कही है, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं उनके लिए कुछ लाइनें हैं। मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें आसमान से दूर चाहता हूँ, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से संभव है। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी चाहे गुमनामी में रहे पर मौत मशहूर चाहता हूँ। कौन नहीं मौत मशहूर चाहता? अगर कोई अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसकी लेग पुलिंग क्यों कर रहे हो? लेवल प्लेइंग फील्ड आप क्यों नहीं बना रहे हो? मैं तो कहता हूँ ना, इस देश में आम आदमियों को कौन पूछता है, हमारे जैसे चेहरों को कौन याद रखता है? इस देश में आवारगी की कीमत है जिसको दुनिया पहचानती है और भीड़ पुचकारती है। सही बात है। और सर ने नैतिकता की बात की। अब तो आलम ये है कि भारत की राजनीति और नैतिकता जो है वो एक सेंटेंस में हम नहीं कह सकते हैं। मैं वापस छात्राओं से बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि इनके लिए लड़ाई सिर्फ सिस्टम से नहीं है, इनके लिए लड़ाई समाज से भी है, अपने परिवार से भी है, जिस गांव जिस कस्बे से आते हैं उससे भी है। आप मुझे बताइए कि एक फ़ीमेल एस्पिरेंट होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम योर होम टिल द एग्जामिनेशन सेंटर? सर, लड़की होने के मतलब तरीके से हर तरीके से हम लोगों को चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो घर से आते हैं, जैसे लड़कों को ज़्यादा चांस मिलते हैं और हम पे बाउंडेशन होती है कि हमें कहा जाता है कि 1 साल में 2 साल में निकाल लेना, वरना मतलब नहीं आगे चांस, हाँ वही, नहीं आगे चांस मिलता है। तो सर ये चीज़ ज़्यादा रहती है। फियर ऑफ फेलियर ज़्यादा है कि फियर ऑफ फेलियर के मतलब फेलियर के बाद जो रिपोकर्शंस होंगे कि घर वाले शादी करा देंगे, ज़्यादा मौका नहीं देंगे, अरे लड़की हो घर पे बोझ हो, ये वाली मानसिकता अभी भी है? यस सर, है। यस सर। कैसे टैकल करना है इसको? सर, अगर पेपर लीक ना हो तो हमें चांस मिले तो हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि हमें जॉब मिल जाए, तो ये फियर ख़त्म हो सकता है। अब ये आप समझने की कोशिश करिए कि एक तो इनके पास ऐसे ही चांसेस कम हैं, घर वाले ने बता रखा है कि 2-3 चांसेस हैं, 2 साल हैं, कुछ बन गई तो ठीक है वरना शादी करा देंगे। उसमें भी उन 2-3 सालों में भी 1 आध साल तो सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ी जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगी इन संघर्षों को लेकर जो घर से शुरू होती है और एग्जामिनेशन सेंटर या उसके बाद भी वर्क प्लेसेस में भी चलती है? काफ़ी संघर्ष होते हैं, घर से शुरू होते हैं, घर वालों को मनाना, फिर गांव एरिया से आते हैं तो गांव वालों की भी सोच देखनी पड़ती है। वो लोग भी बोलते हैं फैमिली वालों को कि जाएगी बाहर, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो फिर घर वाले उससे भी डील करके चलो भेज भी देते हैं बाहर। फिर भी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि सरकार उस पर स्टेप ही नहीं ले रही, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले तो
कुछ जान बच जाएंगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे पेपर दे सकेंगे, जॉब पे लग सकेंगे। और आखिरकार यही सब लोग फ्यूचर होते हैं, स्टूडेंट्स ही फ्यूचर हैं आगे का, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ गलत हो रहा है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो ये सुनी आपने लखनऊ में तमाम सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स की, छात्रों की, छात्राओं की। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स गिनाए, उन्होंने सिस्टम में कमियां गिनाई, उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने सिस्टम से सवाल पूछा कि ये कौन सा सिस्टम है जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहा है अपने छात्रों को, उन छात्रों को जो इस देश का भविष्य है। और इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक पेपर लीक होता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, बाद में उनका क्या होता है किसी को नहीं पता। सालों साल जो मामले हैं वो जेल में चलते हैं, पैसे वाले छूट जाते हैं और ये फिर एक लूप सा बन जाता है। पेपर लीक होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, 4-5 दिन मीडिया में हेडलाइन बनती है, डिबेट होती है, कोचिंग माफिया ऐसी बातें की जाती हैं और फिर सब ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अगले साल फिर वही रिपीट होता है। ये कब तक चलेगा? और अब ये जो चल रहा है इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इसकी जवाबदेही किसकी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नैतिकता किसकी बनती है इन सारे सवालों का जवाब देने की? इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। और अगर हमारा वीडियो सिस्टम तक पहुँचे या सरकार में या प्रशासन में बैठे लोगों तक पहुँचे तो उन्हें भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार के सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार के तंत्र का वो हिस्सा है। और ये सवाल पूछने ज़रूरी हैं क्योंकि ये सवाल छात्रों के हित से जुड़े हैं, ये सवाल इस देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं, इस सवाल इस देश के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन पर गंभीरता और जवाबदेही दोनों बनती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो। ऐसे ही तमाम और रिपोर्ट्स देखने के लिए और छात्रों की आवाज़ सुनने के लिए, उनके कंसर्न्स को सुनने के लिए देखते रहिए द एज।